All are aware about 1st of May. सारे लोग उसको as a holiday celebrate करते हैं. But can somebody tell what's the history behind? कि क्यों celebrate किया जाता है 1st May को, क्या हुआ था? Can anybody share with me? Very simple question. 1st May आने वाली है. अब छुट्टी भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, घर में भी होंगे. हमारे जैसे दोस्त हैं जिन्होंने एक प्रोटेस्ट, इट वाज अ प्रोटेस्ट. उसमें काफी लोगों को मानने उसके बाद उनकी एफर्ट्स नहीं कि आज हम You are talking about one outcome. Overall, there are more than one outcomes of this protest. Anyway, let's see how do the people celebrate this Labor Day. Chicago के जानसारों को सूरज सलाम. So this event took place in Chicago, USA. तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें जो थी वो इमर्ज होकर सामने आई थी. पाकिस्तान में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है. एक हम को लोग सड़कों पर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ था. खवातीन किसी से पीछे नहीं है प्रोटेस्ट करने में, वो भी कहा पार्ट ऑफ इट. जी, मे डे द रियल टाइम स्टोरी. 2.5 लाख के करीब लोगों का मजमा था शिकागो में. 250,000. और ये को अचानक नहीं इकट्ठे हो गए थे. इट वाज नॉट सडनली दे गैदर्ड एट अ पॉइंट. इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई थी बहुत सारे. और जाहिर है ओपोनेंट आर एम्प्लॉयर्स, फैक्ट्री ओनर्स, उन्होंने भी अपनी कार्य मुकम्मल की हुई थी कि हमने इनको संभालना है, काबू करना है. उन्होंने चंदा भी डाला हुआ था और सारे के सारे काम करके थे. 1st May 1884 शिकागो यूएसए. व्हाट हैपेंड? इस वक्त वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे और बम ब्लास्ट हो गया. काफी सारे लोग उसमें मर गए. इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो लोग इस प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराए गए थे, उनको जेल भेज दिया गया. किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी को पनिशमेंट हो गई. तो इट वाज अ बिग डिजास्टर. बट देयर आर सर्टेन आउटकम्स. इसका जो लोगों को फायदा हुआ, लोगों के इकट्ठे होने का, सबसे बड़ा ये था कि कोई वर्किंग आवर्स नहीं थे. सुबह आने का टाइम फर्ज करने 7 बजे है, इट इज 7 o'clock, इट इज 8 o'clock, व्हाटएवर द टाइम इज देयर. लेकिन जाने का तो कोई टाइम नहीं था. People used to work for 12 hours, 14 hours, 16 hours. This depends upon the sweet will of the owner, on the contractor. कि हमने कितने बजे तक लोगों से काम लेना है. And there was no extra payment. बल्कि जब दिन का ही डिटर्मिनेशन नहीं था कि कितने घंटे के लिए वर्किंग डे होगा, तो फिर तो ओवर टाइम का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इसका आउटकम था तो ये था, ये डिसाइड किया गया 8 घंटे काम करने का मतलब 1 डे वर्क. तो ये उस गैदरिंग का इट वाज बिग आउटकम. और 8 घंटे से ज्यादा अल्टीमेटली जो भी काम होगा उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी. सेकंड आउटकम. हफ्ते में 6 दिन काम होगा. पहले हफ्ते में 7 दिन नॉन स्टॉप. 30 डेज अ मंथ काम होता है. उस वक्त ये डिसाइड हुआ हफ्ते में 1 दिन रेस्ट किया जाए. सैटरडे में भी, संडे में भी, मंडे ट्यूसडे, डिपेंड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नेचर है. बट ये डिसाइड हो गया था कि हम हफ्ते में 48 आवर्स काम करेंगे और 8 घंटे का मतलब 1 दिन के लिए वर्किंग होगा. और जो हम संडे को ऑफ करेंगे इट शैल बी पेड. ये ऐसा नहीं होगा कि आप संडे को घर बैठे हुए हैं या आपकी मंडे को छुट्टी है, यू आर ऑफ एट होम एंड यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर दैट ऑफ डे. यू आर प्रॉपर्ली पेड. So these were the 3 outcomes. तो ये फर्स्ट वे थोड़ा सा जो लेबर के हवाले से, वर्कर्स के हवाले से काम किया जाता है, याद किया जाता है. तो ये व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजमेंट? तो दिस इज बेसिकली एचआर बिजनेस. इंडस्ट्रियल रिलेशन इज एचआर बिजनेस. जिस वक्त आप एचआर की कोई भी इंटरनेशनल लेवल की किताब पकड़ते हैं तो उसमें आपको एक चैप्टर लेबर लॉ का या इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी मिलता है. टॉप पे हेड एचआर बैठा हुआ है, आप उसको हेड एडमिन कह लें, हेड एचआर कह लें, डोमेन उसी की है. इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग तो मे बी आईआर मैनेजर इज सेपरेट बट रिपोर्टिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन या एचआर पे होगा. बात का इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल साइज तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला ही एचआर को देख रहा होता है. इफ द ऑर्गेनाइजेशन मोर स्मॉलर साइज तो फिर एडमिन भी उसी के पास है, एचआर भी उसी के पास है और आईआर भी उसी के पास है. तो ये basically this is part of HR. But as far as labor laws are concerned, I am of the opinion
every manager should have appropriate knowledge of labor laws. छोटे इदारों में यूनियंस भी होती हैं, बाद यूनियन नहीं भी होती. There are certain pressure groups. आप प्रोडक्शन हेड है, जिस वक्त 2-4 लोग आपके सामने आके बैठ जाएंगे और लेबर लॉ की बात करेंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट वेल ट्रेन्ड, इफ यू आर नॉट वेल इक्विप्ड, तो आप थोड़ा सा फील करेंगे कि मैं अंडर प्रेशर हूँ. तो इसलिए लेबर लॉ का पता होना सब लोगों को, ये सिर्फ एडमिन और आईए का नहीं होता, सब लोगों को जो है उसका पता होना चाहिए. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ह्यूमन बीइंग एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट एट वर्कप्लेस. Then industrial system is interrelation among persons, organization and standards. And when we talk about standards, this means this is the law. This is made by the legislative assembly. And one thing must be kept on your mind whenever we talk about law, whatever the standard it provides, the law always provides minimum standards. हमेशा याद रखिएगा, खिलाफ जो भी बात करता है वो मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करता है कि कम से कम तो आपने ये करना है. सारे का सारा लॉ इसी फॉर्मूले पे चलता है कि कम से कम आप ये कीजिए, इससे ज्यादा करना चाहेंगे तो किसी को नहीं. There are 3 and I think there are 4 players in any organization. 4 players. One is employer, सेठ है, मालिक है, कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑर्गेनाइजेशन लगाई हुई है, सब एक प्लेयर. Then there are employees, employer and employees, second player. The third one is government, who regulates, who supervises the organization, and the next one is that is ILO, International Labour Organization. Let's see what are the targets, what are the collective goals of all the 4 players. First of all, we talk about organizational goal. First goal is enhance productivity and profitability. मेरा ख्याल है जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको प्रॉफिट कमाने के लिए बनती है. जब ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होगा कि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हमने लॉस में जाना है, या तो ऑर्गेनाइजेशन पैदा ही नहीं होगी या पैदा होने के फौरन बाद बहुत हो रही है. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. कैन समबडी टेल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? क्या फर्क होता है दोनों में? डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बड़ी सिंपल सी बात. Please share your information, your knowledge with me. Very common. कल क्या बनाया? 100 यूनिट, that is production. बना क्या सकते हैं? अगर हमें ऑर्डर मिल जाता है 500 यूनिट का, तो क्या हमारे पास ये प्रोडक्शन करने की सलाहियत है, प्रोडक्टिविटी है? तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो टारगेट होता है, that is always enhancement of productivity. कि कल को अगर हमें कभी भी कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, हम उसको कितना क्विकली उसको कैटर कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी यू सी गोल. देन इंक्रीज मार्केट शेयर. कोक और पेप्सी का मार्केट शेयर मार्केट में कितना है, बाटा और सर्विस का कितना है? इट इज सच हॉट कंपटीशन. हर कंपनी कोशिश कर रही होती है कि हमारी प्रोडक्ट ज्यादा हो, हमारी सेल ज्यादा हो, हमारा मार्केट शेयर ज्यादा हो. फोकस ये कॉर्पोरेट लेवल पे डिस्कस किए जाते हैं. देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन and repeat business. कब कस्टमर सेटिस्फाई होता है? I need one sentence answer. When your customer is satisfied. कब समझते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो satisfied है? नीड्स पूरी हो रही है. Good. Not receive any complaint. In if you are not getting any complaint, your customer is happy and satisfied. Okay. What else? मतलब अगर आप किसी काउंटर पे जाते हैं और आपका सेलमैन स्माइल देके बात कर लेते हैं, आप समझते हैं कि क्वालिटी भी अच्छी है, बंदा भी अच्छा है, हमारा चीज भी नॉट नेसेसरी. Different areas. Services in terms of product, services in terms of Okay. everything. Okay. But if we talk about only one sentence answer, when your customer comes again, when your customer gives you business again, जब कस्टमर दोबारा आपके पास आता है, इसका मतलब है तो बाकी चीजों के साथ साथ वो हैप्पी कस्टमर भी है, सेटिस्फाइड कस्टमर भी है. एंड दिस इज अगेन टारगेट ऑफ द कंपनी, टारगेट ऑफ द बिजनेस. Satisfaction of stakeholders. All those people, organizations, bodies who are attached or who are interested in your business, they are your stakeholders. Whenever you talk about internal stakeholder,
यदि इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होते हैं तो वो 3-4 ही होंगे। एक आपका एम्प्लॉयर है, एक आपके एम्प्लॉइज हैं, यूनियंस हैं, वर्कर्स हैं, यही आपके इंटरनल स्टेक होल्डर हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, इसका मतलब ये है कि आपकी जो गवर्नमेंट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, आपकी जो बॉडीज आपको रेगुलेट कर रही होती हैं, आपके वेंडर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग आपके साथ किसी न किसी एंगल से आपके साथ अटैच हैं, they are your external stakeholder, or organization needs the satisfaction of all stakeholders. Then operational efficiencies, आमिर साहब थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल सकते हैं, ऑपरेशन के बंदे हैं। Operational efficiencies, it means what I think breakdown time should be minimum. आपकी मेंटेनेंस एक्सीलेंट होनी चाहिए, मशीनों की जो आउटपुट है वो बेहतर होनी चाहिए। What would you like to add? बेसिकली कितनी इनपुट लगा के क्या आउटपुट निकाली है, दिस इज योर एफिशिएंसी। और यही चीज़ आपकी जब आप ऑपरेट कर रहे हैं प्लांट को, किसी फैक्ट्री को, तो क्या रिसोर्सेज लगा रहे हैं और उन रिसोर्सेज से कितनी आउटपुट ले रहे हैं, बिल्कुल सही। तो वो आपकी एफिशिएंसी है। You mean you are applying minimum resources and getting maximum. These are operational efficiencies. Then develop ability to respond to market opportunities. सारे लोगों के पास लैंड भी होती है, लेबर भी होती है, कैपिटल भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। What's the difference? आपकी ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन से क्यों अच्छी है? नंबर 1, कैसे अच्छी हो सकती है? क्या रीजन हो सकती है कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट आपकी सेम है, आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप गारमेंट्स बना रहे हैं, आप यार्न बना रहे हैं, आप कॉटन को प्रोसेस करते हैं, आप इंटीग्रेटेड यूनिट लगाया हुआ है, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं, ये काम तो आपका कंपैटिटर भी कर रहा है। आप कैसे अच्छे हैं? आप उनसे कैसे बेहतर हैं? ये आपके सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सिर्फ आपके ट्रेंड लोग हैं। ये ट्रेंड लोग वो होते हैं जो आपको ओवर टाइम लगा के भी, ज्यादा से ज्यादा इनपुट दे के भी आपके टारगेट को बड़े मिनिमम पीरियड में, मिनिमम टाइम में पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब उनके पास बिजनेस होता है तो लोगों को बड़ा वैल्यू करते हैं, बड़ी कदर करते हैं, बड़ा उनको करीब रखते हैं, सैलरीज भी अच्छी देते हैं, बोनसेस भी देते हैं, दे आर वेल क्या। और जो ही प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ओके गो। और जब तक नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता, लोग बेचारे मददगार होते हैं, किसी को कहीं जॉब मिल जाती है तो वो वापस नहीं आता। दैट्स व्हाई रिस्पॉन्ड टू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, आपके पास कितने स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं और वो कैसे मार्केट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। Effective and efficient use of resources. Again, use of resources की बात आ जाती है। Effective use से क्या मतलब? What is effective and what is efficient? तो बात हम थोड़ी पहले कर भी चुके हैं, कुछ बताइए। Effectiveness means के काम को बेहतर तरीके से आप अचीव करें, मेंटेन करें अपने को, और efficiently जो उसको minimum source को maximum cost use करें। Efficiency क्या तक तो आपकी बात थी, यदि यूटिलाइजिंग द मिनिमम इनपुट, मिनिमम रिसोर्सेज, आप इसको एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब है टारगेट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि जो आपका कस्टमर चाहता है कि आप वही कर रहे हैं। रोल्स रॉयस में और कोरोला में क्या फर्क है? प्राइस के अलावा, ब्रांड के अलावा तो है ही है, कुछ और डिफरेंस है, दैट इज कस्टमाइजेशन। आप कोरोला लेने जाएंगे, जो बनी है वही आपको मिलेगी, पैसे दे दें ले जाएं। जब आप रोल्स रॉयस खरीदते हैं तो वो आपसे पूछते भी हैं कि जो आप गाड़ी लेना चाहते हैं उसमें कोशिश किस कलर की होनी चाहिए, उसमें जो एश ट्रे है वो कहाँ पे लगवानी है, वो जो अम्ब्रेला है उसके रखने के लिए जगह कहाँ पे होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें कस्टमाइजेशन में आ जाती हैं। दिस इज यू सी इफेक्टिवनेस, कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कितना अंडरस्टैंड करते हैं और कितना मीट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज अगेन ऑर्गेनाइजेशनल यू सी टारगेट गोल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी रिड्यूस्ड, वेस्ट रिडक्शन डेफिनेटली मिनिमम होनी चाहिए। कंपैटिटिव एडवांटेज की बात हो गई कि आपके जो लोग हैं, आपकी मशीन, अगर आज आप मैनुअल पे हैं, कल आप ऑटोमेशन पे आ जाएंगे, आपका कंपैटिटर भी लेके आ जाएगा। लेकिन लोगों को ट्रेन होना, एफिशिएंट होना, और खास तौर पे आज का दौर जो है वो फीमेल एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा है, तो फीमेल वर्कर्स के साथ इंटरलूप में तो आपके माशाल्लाह काफी सारे एक्सपीरियंस हुए भी होंगे कि वो बहुत सारी चीजों में एफिशिएंट होती हैं। आपसे भी इसे जब केस स्टडी करेंगे तो आपसे मशवरा भी करेंगे कि इंटरलूप में क्या था। पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है एचआर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो किसी न किसी चेंज को कंसीव करना और उसको इंप्लीमेंट करना।
सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो होता है वो चेंज को लाना है। तो पार्टिसिपेशन एंड मोटिवेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन चैनल ठीक है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप लोग समझते हैं कि मैनेजमेंट जो कह रही है वो सच है, वो हकीकत के करीब है। इसका मतलब ये है जब ट्रस्ट बिल्डिंग होगी तो फिर आपकी जो रेजिस्टेंस टू चेंज है वो भी खत्म हो जाएगी, लोग मोटिवेटेड भी होंगे और लोगों पर ट्रस्ट भी होगा। देन द लास्ट वन इज इंडस्ट्री रेपुटेशन। जिस तरह मुआशरे में इंसानों की इज्जत होती है, मेरी है, आपकी है, सब लोग को ना कुछ स्टैंडिंग है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आपके ख्याल में व्हाट इज योर ड्रीम जॉब, कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे आपकी ख्वाहिश है कि यार वहां पे जॉब मिले तो मैं जरूर करूं। देयर शुड बी 1 2 3 ऑर्गेनाइजेशन के यार दे आर एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ ऐसी भी होंगी आपकी ख्वाहिश होगी कि यार मैं इसके आगे से भी ना ही मिलूं। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्यों अच्छी हैं इसका जवाब आपके पास है, और जो अच्छी नहीं है उसका आंसर भी आपके पास है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो कोर्ट में पुकारा जाए, XYZ वर्सेस फलां, कि जी फलां बंदे ने केस कर दिया है, आपने उनके वाजिबात पे नहीं किए थे, आए जरा बताएं क्यों नहीं पे किए, और जिस वक्त आप पे क्लेम स्टैब्लिश हो जाए और फिर आपको 11 टाइम मल्टीप्लाई करके देना पड़े, 11 गुना भी देना पड़े, फाइन भी देना पड़े, सॉरी भी करने पड़े उनके साथ। दिस इज इंसल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि उसके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई ना कोई केस हो। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स में होता है कि जो उसकी इंडस्ट्री रेपुटेशन ये मस्ट बी मेड। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव थे ये ऑर्गेनाइजेशन के थे। तो व्हाट डज योर ऑर्गेनाइजेशन वांट, कमोबेश ऐसे ही होते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, बट मैंने एक जनरल सी बात की थी। नाउ कम टू द वर्कर्स, ये हमारा सेकंड प्लेयर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? हमारा वर्कर, हमारे एम्प्लॉइज ये चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी। कल जिस वक्त वो गेट पे आए उन्हें ये ना कहा जाए सॉरी जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच, आज हमें आपकी जरूरत नहीं, या आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाला आ जाए तो उसे कहा जाए आपका कॉन्ट्रैक्ट तो कल ही खत्म हो गया था और मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि हमने उसको रिन्यू नहीं करना, प्लीज गो होम, सॉरी। ये किसी वर्कर की ख्वाहिश नहीं होती। तो वर्कर की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनको जॉब का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, देयर मस्ट बी जॉब सिक्योरिटी एंड देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे पास आमिर साहब जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने निगोश किया हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं, बताते भी हैं। तो पहली बात, देयर शुड बी नो एक्सीडेंट, किसी भी कैपेसिटी में, ना छोटा ना बड़ा, कोई लॉस टाइम इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर खुदा खास्ता हो गया है तो एज अर्ली एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल उसकी कोई रेमेडी होनी चाहिए। फैक्ट्री के अंदर हॉस्पिटल बना ले, फैक्ट्री के अंदर कोई छोटी सी डिस्पेंसरी बना ले, या अगर आपके फैक्ट्री के पास कोई हॉस्पिटल है वहां तक ले जाने के लिए आपके पास एम्बुलेंस होनी चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आप किसी बड़े नुकसान से बच, और ह्यूमन लाइफ का चले जाना इट्स अ बिग लॉस, नो वन वांट्स। तो वर्कर्स भी यही चाहते हैं, एम्प्लॉइज भी यही चाहते हैं कि हमारी सेहत भी ठीक रहे और हमारा काम भी ठीक चलता रहे। देन फेयर रेम्यूनरेशन अगेंस्ट परफॉर्मेंस। मिनिमम वेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आजकल 15,000 है, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम एक ही को पकड़ लेते हैं। कितने इदारे हैं जो 15,000 पे कर रहे होंगे? वेरी फ्यू। और शायद लाहौर में या शायद गुजरांवाला में, लाहौर में शायद थोड़े ज्यादा हो, गुजरांवाला में थोड़े से कम हो, लेकिन मेजॉरिटी नहीं पे कर। लाहौर कितना बड़ा शहर है, और ये जो हमारी कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है कोट लखपत वाली, वहां पे अभी 12,000 पे आते हैं। तो हर वर्कर की ख्वाहिश होती है कि उसको एप्रोप्रिएट फेयर रेम्यूनरेशन दिया जाए और एप्रोप्रिएट इंक्रीज इन सैलरी एंड वेजेस। फिर वही बात, मिनिमम स्टैंडर्ड, पहले सैलरी 14,000 थी, 14 से 15 हुई, बजट आने वाला है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, तो वो चाह रहे होते हैं कि हमें एप्रोप्रिएट जो है वो इंक्रीज भी दिया जाए। रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डेली वेज वर्कर। लेबर कोड का वॉल्यूम 1 इतना है और 2 भी इतना ही है। अगर आप 20 शदी की किताब को डिस्कस करते हैं, मुझे तो कहीं डेली वेज का लफ्ज नजर नहीं आया, आज तक नजर नहीं आया। अगर आप काउंट करना शुरू करें तो शायद मिलियंस में ये क्लास पाई जाती है डेली वेज, लेकिन लॉ में नहीं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का शायद अब थोड़ा सा जिक्र कहीं कहीं आपको मिलेगा, इससे पहले वो भी नहीं।
इसका मतलब ये है कि लॉ उनको रिकग्नाइज ही नहीं करता कि मुआशरे में या इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो डेली वेजर हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में एम्प्लॉयमेंट उनकी आज है और कल नहीं। उनकी कोशिश ये होती है वर्कर्स की कि हमें डेली वेजर ना रखा जाए, परमानेंट जॉब दिया जाए। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो भी हमें परमानेंट जॉब दिया जाए। डेली हम सारा दिन यही कर रहे होते हैं, यही देख रहे होते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट, क्या में से कभी किसी ने एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट किया? आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम? लोग क्यों जॉब छोड़ के जाते हैं? सबसे बड़ी रीजन उसका सुपरवाइजर होता है। अगर वो आदमी किसी जॉब पे टिका हुआ है, द मेजर रीजन इज हिज बॉस, हिज सुपरवाइजर। और अगर वो स्विच कर रहा है, द अगेन बिग रीजन इज बॉस और सुपरवाइजर। व्हाट नेक्स्ट? सैलरी डिफरेंस, सैलरी डिस्पैरिटी, ये भी हो सकती है। लर्निंग एनवायरनमेंट में सीखने को कुछ नहीं मिलता, होस्ट करते हैं तो मार्केट पे जमा करवा के। लर्निंग एनवायरनमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिस वक्त आप अटैच होते हैं तो आप अर्निंग भी कर रहे होते हैं और लर्निंग भी कर रहे होते हैं। अगर आप फील कर रहे हैं कि जी मैं 4 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में बुक कीपर हूँ और बस वही एंट्रीज डेली कर रहा हूँ, तो जुबानी याद हो गई है, या मैं डाटा एंट्री ही कर रहा हूँ, 5 साल में मैंने कुछ नहीं जो सीखना था पहले 3 महीने में सीख लिया था। नाउ आई एम बीटिंग द सेम बुश। 3 महीने जो सीख लिया, अब 5 साल हो गए हैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरी तो लर्निंग नहीं हो रही। तो मेरा आगे जो कैरियर पाथ है, कैरियर ग्रोथ पाथ है, वो तो स्टॉप हो गया। लर्निंग का क्या यूं जानेंगे, वो तो यूं सो रही है बेचारी, तो मैं क्या करूंगा? मुझे कहीं अच्छी जॉब की ऑफर आएगी तो चला जाऊंगा। तो बेहतर है कि ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रोमोट किया जाए। और वर्कर्स की ख्वाहिश होती है, हम लोग भी वर्कर ही थे, अब भी हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। हमारी भी यही डिजायर है कि ये स्किल मेरे पास नहीं है, अब आनी चाहिए। अब अगर स्किल आ गई है तो मैं फील करता हूँ कि मेरी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो गई है, मेरे 6 महीने साल जो है वो निकल जाएंगे जब तक नई स्किल नहीं आती। देन कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉज, वही लेबर लॉज जिसको हम आज डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। सबको पता है कि लेबर लॉज क्या है। असल चीज कंप्लायंस की होती है, और कंप्लायंस की लिबर्टी आपको कौन देता है? आपका इदारा देता है। वायलेशन करने के लिए हमें से कोई तैयार नहीं होता। हमें किसी ना किसी एंगल से आप कोई अल्फाज की सूरत में पैगाम भिजवा दे, इशारे कनाए में पैगाम भिजवा दे, या हमें किसी न किसी तरीके से मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि यार जरा देख लें। सीनियर ने यही कहना होता है कि जरा देख लें, और वर्कर क्लास का जो है ना वो बस ना ही पूछे। दोबारा दिस इज द डिमांड ऑफ द वर्कर्स कंप्लायंस। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड प्लेयर। ये जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हम थोड़ा सा उसको कैप्चर कर रहे हैं कि हमें हमारे दाएं बाएं हो क्या रहा है, हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और हमने एक्चुअली उसमें से कैसे अपना रास्ता निकालना है। व्हाट डज द गवर्नमेंट वांट्स? गवर्नमेंट वांट्स एनहांस प्रोडक्शन। नए कारखाने लगे, जो कारखाने सिक यूनिट है उनकी सेहत को ठीक किया जाए, जो ऑलरेडी ठीक काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन के साइज को बेहतर किया जाए। तो गवर्नमेंट नीड्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मस्ट बी एनहांस्ड। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोकली कंज्यूम भी होगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फॉरेक्स आएगा, फॉरेक्स आएगा तो इकोनॉमी बेहतर होगी, नई सड़कें बनेंगी, नए कारखाने लगेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बला बला। इंक्रीज इन टैक्स नेट। कोई तो बात मुफ्ता साहब कह के गए हैं लीजेंड्स के हवाले से, जरा गौर कीजिएगा। सैलरी क्लास इज द ओनली क्लास, मैं और आप लोग, पहले टैक्स कटता है फिर सैलरी देता है। क्या बिजनेस में ऐसा होता है जो बाहर लिबर्टी मार्केट है, बरकत मार्केट है, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये वो, तो क्या वो टैक्स पे करते हैं? मेरा नहीं था। उनको एक सिंपल सा परफॉर्मा फिल करने के लिए कह दिया जाए ना, कुछ ट्राई करने के लिए। द वर्कर क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, ऑफिस क्लास इज द ओनली क्लास जो सैलरी लेने से पहले टैक्स पे करती है। गवर्नमेंट का टारगेट हमेशा ये होता है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, एनहांस किया जाए। मोर रेवेन्यू जनरेशन, फिर गवर्नमेंट छोटे छोटे टैक्सेस के अलावा भी लगाती है। सिर्फ इनकम टैक्स ही तो नहीं है जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है। मुझे याद है, पुरानी बात है, इस वक्त राधी का नया पुल बना, उस वक्त उस पर 4 आने टैक्स लगाया गया। उस पर टोटल कॉस्ट 2 करोड़ रुपए आ रही थी। जनरल मूसा खान ने इसका इत्तेफाक किया, ये जो शाहरा से बत्ती चौक की तरफ आ, और उसके पीछे जो कहानी बनाई गई थी, जो अप्रूवल दी गई थी टैक्स लगाने की, वो ये थी
कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कोई 2 करोड़ रुपए आई है। तो जब 2 करोड़ पूरा हो जाएगा तो हम ये तो लोगों के लिए ओपन करेंगे। 1970 की बात, 48 साल हो गए। अब उसका जो ठेका है, जब अब तो थोड़ा आगे चला गया, लेकिन जब उसका ठेका था तो वो 8-10 करोड़ रुपए साल का जाता है, हर साल जाता है। यानी वो जो पुल है उससे कितने हंड्रेड्स ब्रिजेस की कॉस्ट जो है वो पूरी कर ली गई है। दिस इज ओनली वन सॉर्ट ऑफ टैक्स। मोबाइल फोन का कार्ड चार्ज कराएं, क्या मिलता है और आप क्या देते हैं? टैक्स। होटल में खाना खाने के लिए जाएं, एक्चुअल फूड की कॉस्ट कुछ और है, 18-20% टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की बेशुमार सोर्स ऑफ इनकम है और कोशिश क्या है गवर्नमेंट की कि मोर रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू आए ताकि वो अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सके। एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल और फीमेल को काम करने के चांसेस बहुत कम मिलते हैं, तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इनको ज्यादा चांसेस दिए जाए। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर। चाइल्ड लेबर तो आप वाकिफ होंगे सारे, बट इज बॉन्डेड लेबर। ये क्या होगा? व्हाट इज बॉन्डेड लेबर? बाउंड नहीं है, बॉन्डेड। बाउंड और होता है, बॉन्डेड और। देयर इज स्लाइट डिफरेंस। बिल्कुल उसके करीब है, उसके करीब आप अनलिमिटेड टाइम के लिए इसकी कोई मुझे ना वो बताएं, दे मुझे कोई प्रैक्टिकल शेप दे। भट्टे पे जो रखी जाती है ब्रेक लेन, जो ईंटों वाले भट्टे हैं, वहाँ पे वो मजदूर नहीं होते, वो पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी हुई होती है बनाने के लिए। प्रेजेंट लेबर जो लेबर है ये एक जगह से लेबर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है एक फैमिली के साथ कि आपके बच्चे जो है ये हमारे पास ही रहेंगे और उठा के उनको देखो उनको जो भी करवाएं वो कौन है वो साल के लिए फिर जो भी है उनके साथ ये सर्विसेज देंगे, उनसे जिस तरह की मर्जी सर्विसेज दें, वालदैन को कोई 15-20 हज़ार की हमारे साथ सारी ऐसा ही साइड के ऊपर जो सारा ये हो रहा है। तो ये बेसिकली एक एलिमेंट है इसमें टाइम करेक्ट होता है, 9 to 5 उसकी रीजन ये है, तो मैम कह रही हैं आपकी बात में ठीक है। द रीजन इज कि वहाँ पे 8 घंटे काम करने के पैसे नहीं मिल रहे, वहाँ पे है कि आपने कितने ईंटें बनाई है, कितनी ब्रिक्स आपने बनाई, तो पर 1000 ब्रिक्स का रेट फिक्स होता है। अगर आपने 1000 ईंटें बना दी हैं तो आपको 600-700 रुपया व्हाटएवर द रेट इज अवेलेबल, वो जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ होता है, तो उसके करीब भी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये गुलामी, मतलब ये वो अनवांटेड किस्म की प्रैक्टिसेस हैं और गवर्नमेंट ने पिछले दिनों इस पर काफी ज्यादा काम भी किया है। तो ये सारी की सारी वापस आ जाइए, बैंक वापस उसी पे जी। ये था ILO। दिस इज द 4th प्लेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1919 में ये मार्जे वजूद में आई थी। पूरी दुनिया में लेबर की अफेयर्स को ILO के जरिए मॉनिटर किया जाता है। इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। Improve labor condition worldwide, including child labor, डिस्कस कर चुके हैं। Elimination of bonded labor, implementation of minimum wages और rehabilitation of disabled workers। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी चीजें तो हमने देख ली हैं। आजकल कितना कोटा है? व्हाट इज कोटा ऑफ डिसेबल्ड वर्कर्स इन पाकिस्तान? 2%। व्हाट एल्स? और भी हो सकता है, कोई कितना ही है। लेबर लॉ में लिखा हुआ है, हम शायद इसको इंप्लीमेंट भी कर लेते होंगे देखने के लिए। पहले 2% था, नाउ दिस इज 3%। और सिंध में इट हैज बीन अनाउंस्ड 5%, लेकिन देयर इज नो फॉर्मल नोटिफिकेशन सो फार। तो एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट थी 5% की डिसेबल्ड के हवाले से। एनीवे इस वक्त हम इसको 3% ही कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास यू हैव 100 एम्प्लॉइज, you will have to appoint 3 disabled persons. In case you are unable, you are failed to appoint disabled person, what's the option available with you? गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा है। मिनिमम वेज 15,000 है, 3 लोग आपने रखने हैं, आपने नहीं रखे हैं तो 45,000 हर महीने आप गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, तो इस लॉ की जो है वो कंप्लायंस होगी। पाकिस्तान हैज रेटिफाइड 36 ILO कन्वेंशंस सो फार आउट ऑफ 72। टोटल जो ILO की कन्वेंशन है वो 72 के करीब है और पाकिस्तान का जो लेबर लॉ है वो 36 कन्वेंशन को हमने रेटिफाई किया हुआ है, उनके बेस पर।
ये सारी की सारी जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने 4 प्लेयर देख लिए, 4 कैरेक्टर देख लिए, उनकी एक्टिविटीज देख ली, उनके गोल्स देख लिए, इनका जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस। सनती अमन को हमने मेंटेन करना है, और अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये होगा जो होगा। जस्ट लुक एट इन केस ऑफ नो इंडस्ट्रियल पीस, इन विचारों की क्या डिमांड है? उजरत में इजाफा। इसका मतलब है ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिनिमम वेज इंप्लीमेंट नहीं की, उनका बेसिक राइट है, कर लें। सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बने हुए, दे दे अगर आप कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं। मैंने बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं कंट्रीब्यूशन पे कर रही होती हैं, कार्ड भी बना के देते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, लेकिन कार्ड बन जाएगा, लोग शायद यूनियन बनाने की तरफ चले जाएंगे, वो तो फिर भी बन सकती है। तो दिस इज नॉट अ वे कि आप लोगों के सोशल सिक्योरिटी कार्ड सिर्फ इस वजह से और ईओबीआई के कार्ड सिर्फ इस वजह से बना के ना दें कि कहीं वो यूनियन ना बना दे। उसके और बहुत सारे तरीके हैं रोकने के लिए और बनाने के लिए। जी, डालडा फूड में यूनियन को तस्लीम करो। अगेन दिस इज यू सी डेथ ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, नहीं है इंडस्ट्रियल पीस। जब ये लोग हड़ताल कर रहे होंगे, आप सोच सकते हैं कि इनकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी पूरा है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, सारी की सारी चीजें पूरी हैं, मशीनें भी ठीक काम कर रही हैं। जिन लोगों ने काम करना है वो सड़कों पे आए, और सड़कों पे आने की वजह क्या है कि आपने उनकी यूनियन को नहीं माना, उनको सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बना के दिए। लॉस किसका हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है, और इन द लॉन्ग रन देखें तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। जी, ऑर्गेनाइजेशन हमने 4 प्लेयर देख लिए, इंडस्ट्रियल पीस को डिस्कस कर लिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली यही 4 जो हम पैरामीटर देख रहे हैं, 4 ही कैटेगरीज पाई जाती होती हैं मैनेजमेंट की। टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, नॉन मैनेजमेंट वर्कर्स हैं। टॉप मैनेजमेंट में चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जीएम, सीनियर मैनेजर, डीजीएम, ये बड़ा टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में मिडिल मैनेजमेंट है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, और नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो जो हमारा फोकस है, जो हम आज हमारी सारा दिन बहस गुफ्तगू चलेगी, तो सिर्फ नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज यानी वर्कर्स के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो लेबर लॉ है ये वर्कर्स को डील करता है। लेबर लॉ ने कहीं नहीं कहा कि मैंने फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बारे में कुछ बताना है या मिडिल मैनेजमेंट के बारे में, ये टॉप मैनेजमेंट के बारे में। नो, लेबर लॉ ओनली डील्स अबाउट नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? अनस्किल्ड वर्कर्स। जो बंदा आज घर से पहले दिन आया, उसको दुनिया के किसी काम का नहीं पता, शायद वो प्रॉपर्ली हेल्पर के लिए भी सूटेबल नहीं है। अनस्किल्ड वर्कर, जब उसको कोई 2 साल हो जाते हैं काम सीखते सीखते, he becomes semi skilled worker, then skilled worker, senior skilled worker and supervisor। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो फोकस है, हमने इन्हीं लोगों को डिस्कस करना है। एंड IR मैनेजमेंट डील्स विद द नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज ओनली। क्या फंक्शन होते हैं IR मैनेजमेंट के? To ensure the implementation of minimum standards that provided in the labor law or by ILO, यानी लेबर लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमने यहाँ पे लॉ के लिए स्टैंडर्ड्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बात एक ही है। तो IR मैनेजर का या IR डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा काम है वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपके पास CBA है, पिछली साइड में क्वेश्चन था मेरा हाँ। इंग्लिश के, जिसमें आपने नॉन स्किल्ड की बात Unskilled और सेमी स्किल्ड, अब पिछले कुछ सालों से उसमें कैटेगरीज ऐड हुई हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल ऐड हुई है, मिसलेनियस हुई है, उसकी मैनेजरियल कहा जाता है क्लरिकल जॉब। मैंने अगर ये बात की थी नॉन मैनेजमेंट की, मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इनको हम कह सकते हैं दे आर ब्लू कॉलर वर्कर। अगर मैनेजरियल की बात करेंगे तो उनको येलो कॉलर वर्कर कहेंगे। ये वो लोग होते हैं जो टाइम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लरिकल जॉब कर रहे होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, जो आपके टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं। यानी वो मैनेजमेंट साइड पे नहीं आते और वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में अपने हाथ से काम नहीं कर रहे होते, लेकिन वो क्लरिकल जॉब होते। तो लॉ में उनको मैनेजरियल कहा जाता है। ये जी, तो CBA, चार्टर ऑफ डिमांड, COD, इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ अभी आज के एजेंडे में डिस्कस करना है। देन लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इन डे टू डे बिजनेस। सारा दिन लेबर के इश्यूज आ रहे होते हैं। अगर आपके पास सिस्टम डेवलप्ड है
पॉलिसीज बनी हुई हैं, लोगों को पता है। आपने ना सिर्फ पॉलिसीज बनाई हैं बल्कि आपने उनको अनाउंस भी कर दिया है, छुपा के नहीं रखा हुआ। तो इसका मतलब ये लोगों को पता है उनके राइट्स क्या हैं, बाकी चीजें क्या हैं। Then disciplinary actions, grievances handling, show cause notice, inquiry, warnings and terminations. This is again business of IR management. Dealing with labor contractors. अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए हैं, आजकल वैसे कॉन्ट्रैक्टर के बगैर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है इसके ऊपर 2016 में आया। उसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का। कॉन्ट्रैक्टर आप एक छोड़ के 10 कर दें, जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी, योर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो वो जो बेनिफिट हम कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को रख के लिया करते थे, तो खुल के बात कर लेते हैं। जो हमारे वर्कर्स थे उनके राइट्स उनको ना देके या ना देने के लिए हम रखा करते थे, वो चीज अब खत्म हो गई है। तो यू आर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आपकी जिम्मेदारी है उनके टैक्स भी पे करना, उनकी सोशल सिक्योरिटी पे करना। अगर बना खासा किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है, अब आपके पास कोई फिल्टर नहीं। और एक डिसीजन अभी थोड़े दिन पहले आया है, PSO सुप्रीम कोर्ट में था, तो उसकी यूनियन ने किया, वो भी डिस्कस करते हैं। डीलिंग विद एक्सटर्नल एजेंसीज, इंटरनल लोग तो आपके पास आते रहते हैं, आपके सुपरवाइजर, वर्कर, प्रोडक्शन के लोग। तो IR के पास जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, वो भी लेबर डिपार्टमेंट वाला भी आएगा, सोशल सिक्योरिटी वाला भी आएगा, DOB वाला भी आएगा, और जो आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट वाले टीके लगाने वाले आते हैं, इनोकुलेशन वाले, वो भी आपके पास आएंगे। दिस इज अगेन IR बिजनेस। टाइम ऑफ फंक्शन नॉर्मली एडमिन IR किसी के पास ही होता है, वो भी डील करना होता है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर आपका टाइम ऑफिस एफिशिएंटली काम कर रहा है तो एडमिन मैनेजर या HR मैनेजर की लाइफ थोड़ी सी इजी होती है। सबसे ज्यादा करप्शन यहीं पे पाई जाती है, सबसे ज्यादा इनएफिशिएंसी यहीं पे होती है। इसको बड़ा केयरफुली, क्योंकि इन्हीं के डाटा जो प्रोवाइड करते हैं उसी की बेस पे सैलरी मिलती है, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। तो दैट्स व्हाई इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। मेंटेनेंस ऑफ लीव रिकॉर्ड, पर्सनल फाइल, अगर HR के पास नहीं है तो IR के पास होती है। और फिर खुदा ना खास्ता अगर किसी ने आपके खिलाफ केस कर दिया है तो वकील साहब को सोए हुए को जगाना जी, कल हमारी तारीख है, उसको नहीं पता होता, वकील साहब अक्सर सो रहे होते हैं, उनको आपने बताना है, फिर वो कहेंगे अच्छा ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अच्छा नहीं अवेलेबल, चले कल तारीख ले लें। तो आपकी एफिशिएंसी ये है कि उनको बजाय कल जगाने के एक हफ्ता पहले जगाना, उनको पूछे नहीं आपको क्या चाहिए, तो जो डॉक्यूमेंट कहें उनको ऑन टाइम प्रोवाइड करें ताकि आपका केस थोड़ा सा आगे। नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के जरिए इंटरैक्ट करते हैं। अगर यूनियन नहीं है, जरूरी नहीं है कि यूनियन हो, तो फिर वो प्रेशर ग्रुप हो जाते हैं, लोग आपके पास आते हैं आप अपने इश्यूज लेके। एम्प्लॉयर, इफ यू आर मैनेजमेंट, यू आर एम्प्लॉयर, तो आप इश्यूज सेटल करने के लिए मुख्तलिफ कमेटीज बना देते हैं। मुमकिन है आपकी एक कमेटी ऐसी हो जो कैंटीन के मामला को देखती है मैनेजमेंट साइड, एक कमेटी ऐसी हो जो इंक्रीमेंट प्रमोशन को किसी जमाने में था, उसकी कमेटीज बनने की होती थी। तो मैनेजमेंट का यही स्टाइल है। गवर्नमेंट लेबर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान उसके जरिए इंटरेक्ट करती है, और जो ILO है वो गवर्नमेंट सपोर्ट है। तो ये हमने 4 प्लेयर्स देख लिए हैं, उनके फंक्शंस देख लिए हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो गोल्स हैं वो देख लिए हैं। इंपॉर्टेंट लेबर लॉज जिनका हमें ऑलमोस्ट डेली ही किसी ना किसी एंगल से वास्ता पड़ता है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आज के एजेंडे में शामिल है। फैक्ट्रीज एक्ट 1934 ये भी हम देखेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेज ऑर्डिनेंस है, अप्रेंटिसशिप है, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज प्रॉफिट, आजकल इस पे बड़ा हंगामा बढ़ रहा है। कंपनी प्रॉफिट पे WPPF पे ऑर्गेनाइजेशन परेशान है कि हम क्या करें, हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट है, ओल्ड एज बेनिफिट है। पीरा, यूनियंस के साथ हाउ टू डील, आपका रोल क्या है, मैनेजमेंट का रोल क्या है, यूनियन का रोल क्या है, अभी हम देखेंगे। और लास्ट वन इज द लॉ अगेंस्ट हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये लॉ 2010 में बना था और इस पे आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं उसका ये बहुत बड़ा इशू। तो ये सारे का सारा काम अभी हमने जो डिस्कस किया, दिस इज सिंपली आवर वर्कशॉप। हमने सिर्फ थोड़ा सा देखा है, बैकग्राउंड देखी है, कुछ हमने किरदारों को देखा है कि कहाँ कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, क्या कहते हैं, बाकी उसके बाद